औलाद चाहे कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप के लिए औलाद कभी भी ख़राब हो ही नहीं सकती। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की अपनी ख्वाहिशों के लिए अपनों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर बहुत दूर चली जाती है। इतनी दूर जिस पर नज़र ना रखी जा सके। लेकिन वक्त धीरे धीरे करके बहुत लंबा गुजर जाता है और माँ बाप की बात उस बेटी से हो ही नहीं पाती। माँ अपनी बेटी को लेकर तरह तरह के ख्वाब देख रही थी, सपने देख रही थी। वो बार बार अपने पति से कह रही थी कि मुझे अपनी बेटी को देखना है, काफ़ी दिन हो गए हैं, कुछ तो करो। पापा कहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है, उसे वापस लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन माँ का मन था अपनी बेटी को बार बार देखने की ख्वाहिश जो पाले हुई थी। बाप निकल पड़ता है अपनी बेटी की तलाश में। बेटी मिल तो जाती है, लेकिन जिस रूप में मिलती है उसके पापा ने, उसकी माँ ने, उसके परिवार ने, उसके रिश्तेदारों ने कभी कल्पना नहीं की थी। इस घटना की गूंज न केवल उस ज़िले में है, उस प्रदेश में है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है कि एक लड़की अपने माँ बाप से रुष्ट होकर, नाराज़ होकर वो किसी के साथ चली जाती है और उसके साथ जो होता है वो वाकई बहुत भयानक होता है। वो मिलती ज़रूर है, लेकिन 35 टुकड़ों में मिलती है और उसके टुकड़े अब हैं या नहीं हैं, उसके महज अंश बचे हैं। जब ये बात लोगों तक पहुंचती है तो लोगों का मोहब्बत से, प्यार से कहीं ना कहीं विश्वास ही उठ जाता है। आज की कहानी आपको परेशान कर सकती है, आज की कहानी आपको रुला सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र महरौली का एक इलाका है छतरपुर। दरअसल यहाँ का D93/1 एक फ्लैट है और इस फ्लैट में एक लड़का और एक लड़की दोनों काफ़ी दिन से अपने मोहब्बत के साथ रह रहे थे, एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। और यही कारण था कि वो 1500 किलोमीटर दूर से भागकर यहाँ पर आए थे। यहाँ नई नौकरी की तलाश की और नई नौकरी की तलाश करने के बाद रोज़ अपनी नौकरी से जब घर शाम को वापस आते थे, आपस में एक दूसरे से बैठकर बातें करते थे। लड़का अपनी ही गर्लफ्रेंड से कह रहा था, जिसका नाम है आफताब अमीन उर्फ पुणे वाला। ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा से कहता है कि श्रद्धा, हम वापस अपने वतन चलते हैं, अपने घर चलते हैं। काफ़ी दिन यहाँ पर हो गए हैं, अब मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता। लड़की कहती है कि जिस मकसद से हम लोग यहाँ पर आए थे, हम उस मकसद को पूरा करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे और खुशियाँ मनाएंगे। दोनों आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे। बातचीत का सिलसिला तो शुरू होता है, लेकिन कब झगड़े में तब्दील हो जाता है पता ही नहीं चलता। वो लड़का उस लड़की का, यानी कि आफताब अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा का गला पकड़ लेता है और गला पकड़ के उसको टाइट से जब पकड़ता है, उसको पता ही नहीं चलता कि गला उसका कब दब गया और कब वो मर गई। 18 मई 2022 की रात लगभग 8 या 9 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। वो लड़की मर जाती है। वो सोच कर हैरान था। वो लड़की जब उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर जाती है, वो करे तो क्या करे, उसके बराबर में बैठ जाता है और पूरी रात उसको ऐसे ही बैठे बैठे निकल जाती है। वो सोचने पर मजबूर था कि अब करे तो क्या करे। 19 मई का दिन आता है और 19 मई को वो लड़का सीधा जाता है, यहीं पास में ही एक मार्केट होती है जिसका एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम होता है तिलक के नाम से। तिलक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे जाता है और वहाँ जाने के बाद अलग अलग फ्रीज़ को निहार रहा था, देख रहा था। देखते देखते उसको एक फ्रीज़ पसंद आता है। वो फ्रीज़ था लगभग 300 लीटर का। उस फ्रिज को देखने के बाद कहता है कि ये फ्रिज कितने का है, मुझे यही लेना है, और लेकिन एक शर्त है, मुझे ये फ्रिज आज के आज ही डिलीवर चाहिए। जब ये बात उस दुकानदार से कही जाती है तो कहता है कि सारा का सारा पेमेंट कर दो और मैं तुम्हारे यहाँ फ्रिज आज के आज ही पहुँचा दूँगा। इधर वो फ्रिज तय करता है, उधर वो जाता है फिर से एक मार्केट में। वहाँ जाने के बाद एक बड़ी सी आरी ख़रीदता है और आरी ख़रीदने के बाद यहाँ से घर जाता है। कुछ ही देर के बाद फ्रिज आ जाता है और फ्रिज को बाकायदा वो जो नौकर आए थे, उन नौकरों के माध्यम से उस फ्रिज को अपने कमरे में रखवा लेता है और लड़की की लाश होती है उस वक्त बाथरूम के अंदर। अब यहाँ बैठ के इत्मीनान से वो सोचता है कि करना क्या है। उसके बाद बाथरूम जाता है और उस लड़की के हिस्से करने लगता है, काटने लगता है। काटते काटते थक जाता है, लेकिन लड़की पूरी तरह से कट नहीं पाई थी, इसलिए उसने कुछ हिस्सों को पॉलीथीन के अंदर रखा और रख कर सीधा फ्रिज के अंदर रख दिया। बाकी हिस्से को वो काट नहीं पा रहा था, इसलिए उसने उस बाकी के हिस्से को भी फ्रिज के अंदर रख दिया। और वो जैसे ही आराम करने की मुद्रा में या बैठने की नीयत से वो कुर्सी पर बैठा था, बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई उसको पता ही नहीं चला। और रात के लगभग 2 बजे के आसपास उसकी अचानक आंख खुलती है। हड़बड़ा के बहुत तेज़ी के साथ उठता है, देखता है कि रात के लगभग 2 बज रहे हैं। 19 मई की रात के लगभग 2 बजे के आसपास का वाक़या था। उसके बाद फिर वो वहाँ से उठता है और अपनी पिट्ठू बैग अपने कमर पर लगाकर उसमें एक पॉलीथीन उठाता है, रख लेता है और रखने के बाद यहाँ से चला जाता है। यहाँ से जाने के बाद लगभग 500-700 मीटर दूर जब जंगल, यानी कि महरौली और गुड़गांव का जो एक रास्ता था, उस रास्ते पे चलता चला जाता है और बहुत दूर जंगल में जब कोई आसपास होता नहीं है, एक इत्मीनान से एक जगह बैठ जाता है और बैठने के बाद ये देखने की कोशिश करता है कि यहाँ किसी की कोई आहट तो नहीं है, यहाँ कोई आ तो नहीं रहा है।
इस तरह से वो लगभग आधा पौन घंटा बैठकर ये इंतज़ार कर रहा था, लेकिन किसी भी तरह की जब कोई आहट नहीं होती है, अपने पिट्ठू बैग से एक पॉलीथीन निकालता है, पॉलीथीन निकालकर वो दूर फेंक देता है और वहाँ से चला आता है। लगभग 2.5 घंटे का समय हो जाता है। उधर दिन निकलने को तैयार था, सीधा घर आता है, हारा थका था, अब करे तो क्या करे। अगला दिन निकलता है, नौकरी पर जाता है, उसके बाद फिर शाम को वापस आता है। शाम को वापस आने के बाद फिर से वही काम में लग जाता है, काट पीट में। और जब थक जाता है तभी वो जोमेटो वालों को फ़ोन करता है, कहता है कि खाने का ऑर्डर है, और खाने का कुछ पैकेट मंगाता है अपने खाने के लिए। साथ में वो काट पीट का सिस्टम भी कर रहा था, और करने के बाद फिर से उसने लड़की को बारी बारी लगभग 35 हिस्सों में काटा, और इसे काटने में लगभग 3 दिन का समय लग जाता है। और उसके बाद वो खाना मंगाता था, रात को सोता था, और रात में लगभग 2 बजे के आसपास आंख खुलती थी। इस बार उसने उस इलाके को नहीं चुना, बल्कि दूसरे इलाके को चुनता है। पिट्ठू बैग में वो लाश का छोटा सा टुकड़ा लेकर चलता चला जाता है, और इसी तरह से एक एक दिन करके 18 दिन बीत जाते हैं, और 35 टुकड़ों को वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक कर इत्मीनान से सो जाता है। अपनी नौकरी कर रहा था। अब लड़की का फ़ोन नंबर हो, लड़की का चाहे इंस्टाग्राम की आईडी हो, फेसबुक की आईडी हो, धीरे धीरे करके वहाँ से जो कुछ सबूत थे, कुछ जानकारियाँ थीं, उनको इरेज करने लगा। और वक्त ऐसे गुजर जाता है, उसे लगता है कि अब दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, जो भी है आसान है। घर वाले इस लड़की से नाराज़ थे। दरअसल कहानी शुरू होती है मुंबई के मलाड इलाके से। वहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनी में ही एक कॉल सेंटर होता है, और ये लड़की लगभग जिसकी उम्र 26 साल के आसपास होती है, श्रद्धा बकार इसका नाम होता है, और यहाँ पर ये जॉब करती है। इस लड़की की दोस्ती होती है आफ्ताब से। आफ्ताब अमीन पुणे वाला से दोस्ती होती है। दोस्ती कब दोनों की प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और एक दिन लड़की जाकर अपने पापा से कहती है, जो कि पालघर इलाके में रहते हैं, कि पापा मुझे आफ्ताब से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जब उसके पिताजी को ये बात पता चलती है, वो नाराज़ हो जाते हैं। कहते हैं कि बेटा, ना तो इस रिश्ते को समाज इजाज़त देगा, ना ही इस रिश्ते को कोई परिवार का सदस्य इजाज़त देगा, इसलिए शादी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारी दोस्ती है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन शादी मत करना, शादी करोगी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगी। लड़की ज़िद पर अड़ी हुई थी। अपने माँ बाप के खिलाफ जाते हुए उसने कहा कि मैं शादी करूँगी तो आफ्ताब से ही करूँगी, और किसी से कुछ करना ही नहीं है। वह लड़की अपना घर छोड़ती है, और घर छोड़ने के बाद मलाड में रहने लगती है। परिवार वालों को ये तकलीफ़ होने लगती है कि हमारी बेटी यहाँ से चली जाती है। तभी आफ्ताब और श्रद्धा दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि हम लोग मुंबई हमेशा के लिए छोड़ ही देते हैं, और मुंबई छोड़ के वो सीधा दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद अपने अपने इलाके में नौकरी करने लगते हैं। और ये छतरपुर का जो इनका D93/1 एक फ्लैट है, वहाँ पर किराए पर रहना शुरू कर देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लड़की को हर दिन इंतज़ार था कि उसके गले में मंगलसूत्र कब पड़े, उसके मांग में कब सिंदूर भरे, कब वो लीगल तरीके से दोनों पति पत्नी के रूप में हो। बस ये शादी की बात बार बार होती थी। ये बात आफ्ताब को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होती थी। उसे लगता था कि उसने जो फैसला लिया है वो शायद गलत है। कह सकते हैं कि उस लड़की से उस लड़के का पूरी तरह से मन भर गया था। उसने सोचा कि अब यहाँ से चलते हैं और किसी नए शिकार की तलाश में लग जाते हैं। शायद कुछ इसी तरह की बात रही होगी, इसलिए उसने उस लड़की से शादी करने का फैसला बिल्कुल पूरी तरह से पोस्टपोन कर दिया। और उसने जब इन दोनों में आपस में इसी बात को लेकर आए दिन झगड़ा रहता था, फसाद रहता था, और झगड़ा फसाद कब उसकी मौत का कारण बन गया उसको पता ही नहीं चला। उधर इस लड़की श्रद्धा की माँ इंतहा परेशान थी अपनी बेटी को लेकर। बार बार पति से कहती थी कि बेटी को एक बार तो देखो, 5 महीने का वक्त हो गया। लक्ष्मण से जब भी बात करते हैं, लक्ष्मण कोई सूचना ही नहीं देता। दरअसल लक्ष्मण और श्रद्धा दोनों क्लासमेट थे, एक दूसरे के साथ पढ़ते थे। वो जब भी कोई सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट अपलोड करती थी, चाहे इंस्टाग्राम हो या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर, तो यहाँ सबसे पहले बात होती थी लक्ष्मण से। लक्ष्मण से अपना सुख और दुख दोनों बांटा करती थी। लेकिन लंबा समय बीत जाता है और लक्ष्मण से कोई बातचीत नहीं होती है। तब इस लड़की के पापा लक्ष्मण को बुलाते हैं, ऐसे कहते हैं कि काफ़ी दिन हो गए तुमने कोई सूचना नहीं दी। असल में वो माँ बाप थे। अपनी बेटी नाराज़ होकर भले ही चली गई थी, लेकिन उसके बारे में उनको फिक्र थी, और वो हर बार उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जुटाते रहते थे जो लक्ष्मण देता था। लेकिन लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया, अंकल मैंने कई दिनों से उससे बातचीत ही नहीं की है, वो क्या कर रही है, कहाँ है, किस हाल में, पता ही नहीं। तभी उसके पापा 8 नवंबर 2022 को मुंबई से दिल्ली के लिए चलते हैं और सीधा पहुंचते हैं मेहरौली थाने में। यहाँ आने के बाद बताते हैं कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ है। उनकी बेटी के साथ कुछ न कुछ ऐसी आपराधिक वारदात हुई है जिससे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि वो उस अपार्टमेंट में, उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर वो किराए पर रहते थे, लेकिन वो वहाँ भी नहीं है, वहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। पुलिस वाले इस मामले को बड़ा गंभीरता से लेते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं और जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। सर्विलांस की टीम जो होती है, सर्विलांस की टीम ने इस आफ्ताब के नंबर को कॉल ट्रेसिंग पे लगा दिया और आखिरकार 12 नवंबर को पुलिस को सफलता मिल जाती है। आफ्ताब पकड़ा जाता है। जब आफ्ताब पकड़ा जाता है तब वो
पूरे कत्ल की कहानी अब जब अपने मुंह से बयां करता है तो पुलिस वाले सुनकर हैरान रह जाते हैं। जब ये बात मीडिया के माध्यम से दुनिया को पता चलती है तो लोग भी हैरान थे कि एक व्यक्ति दूसरे एक लड़की से प्यार करता है और प्यार का अंजाम कुछ इस तरह से वो उसको 35 टुकड़ों में 35 हिस्सों में बांटकर दुनिया को संदेश देगा, तो शायद किसी भी लड़की का किसी भी लड़के से प्यार करने को मन ही नहीं करेगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। प्यार मोहब्बत हालांकि ये खुद ही होते हैं, इसके लिए किसी का ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता है। कौन किसको कहाँ कब प्यारा लगने लगे, कौन किसको कहाँ भा जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कम से कम जब प्यार हो तो सोच समझ के करना चाहिए। कम से कम जो पुराने बुज़ुर्ग लोग कहते थे कि अपनों के बीच रहना चाहिए, अपनों के बीच जाना चाहिए, इस चीज़ का बेहद ख्याल रखा जाए। और अगर कुछ लोग ख्याल नहीं रखते हैं, माँ बाप के जो फैसले होते हैं इनके विपरीत जाते हैं, उनका अंजाम भी इसी तरह से होता है जैसे श्रद्धा के साथ हुआ था। उसे 35 टुकड़ों में बांट दिया गया और शरीर के अलग अलग हिस्सों को जंगलों में फेंका। जब पुलिस वालों ने उसके हिस्सों को तलाशना शुरू किया तो कुछ अंश मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि उसको वाकई टुकड़ों में बांटा गया था। पुलिस वाले अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, मामले की जांच चल रही है। उनका कहना है कि कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिससे समाज में एक मिसाल कायम हो सके, लोगों को बताया जा सके कि बुरे काम करने वालों के साथ बुरा ही अंजाम होता है। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें जन्मदिन तो आज नहीं है, सिर्फ नाम लेने की लोगों ने अपील जो की थी, उनमें नाम लेने वालों में कविंद्र सिंह हैं मुरादाबाद से, वसाबा चंद्र सिंह गुजरात से हैं, जीवित थापा हैं, अफरोज़ आलम हैं, नीतीश सिंह हैं, राहुल कुमार हैं शमशाबाद से, वैजनाथ बिहार से हैं, हरवेश कश्यप गुन्नौर से हैं, आशीष कुमार शुक्ला बांदा से हैं, दिनेश मीणा जयपुर से, अमित रूप बेगूसराय से हैं, नसीम दिलावर हुसैन असम से हैं, सत्यनारायण व्यास, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।